लास्ट लेक्चर में हमने पूरा का पूरा जेनेटिक्स का जो बेसिक्स है वो पढ़ लिया था, सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी, देन मेंडल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सारे हमने कर लिए थे और एनसीईआरटी भी साथ साथ रीड करती थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने जैसा कि आपको बताया था वो रहने वाला है आज का बैक क्रॉस। क्या रहने वाला है? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह हम आज के हमारे जो भी गोल्स है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट गोल जो है वो करना है हमें आज सबसे पहला बैक क्रॉस। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बैक क्रॉस क्या है, और उसके ऊपर बेस्ड हम लोग सारे के सारे जितने भी हमारे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके जो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर तीसरी मैं आपको आज फॉर्मूला शीट्स भी बनवाऊंगी, जिस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो जाएंगे और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चैप्टर हमारा इधर टर्न हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर करने वाले दैट इज़ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी हमारे मेंडल जी ने लॉ दिए थे उसके बारे में हम पूरे के पूरे लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, और उसके अलावा बाकी जो भी सारी चीज़ें बचने वाली एक्सेप्शंस हम आज करेंगे। बाकी जो डिसऑर्डर्स जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे के पूरे जेनेटिक्स का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा अच्छे से, वो भी पूरे डिटेल में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। एंड उसके बाद हम लोग करने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस, PYQs एंड देन टेस्ट। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा, और आपको अगर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी लग रही है, देन फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल देते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ बैक क्रॉस। एक्चुअली बैक क्रॉस का मतलब क्या है? अब बैक क्रॉस के अंदर जो है वो 2 टाइप्स आते हैं। बैक क्रॉस के अंदर 2 टाइप्स कौन से आते हैं? वो आता है, एक तो आपका आ जाएगा टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। एक तो आ जाता है हमारा टेस्ट क्रॉस एंड दूसरा आ जाता है हमारा आउट क्रॉस। अब इन दोनों के मीनिंग समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि बैक क्रॉस एक्चुअली में क्या होता है। बैक क्रॉस का मतलब है कि आपका जो भी F1 जनरेशन में जो भी आया था, यानी F1 जनरेशन के अंदर जो भी चीज़ आई थी, उस F1 को आपको किससे क्रॉस करवा देना है? आइदर ऑफ दी पेरेंट्स, आइदर ऑफ दी 2 पेरेंट्स से आप जब क्रॉस करवा दोगे, आइदर ऑफ मतलब कि किसी भी एक से आप जब क्रॉस करवा दोगे तो उस चीज़ को हम बोल देंगे बैक क्रॉस। तो ये हो जाएगा आइदर ऑफ दी 2 पेरेंट्स। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि बैक क्रॉस का मीनिंग एक्चुअली में क्या है। बैक क्रॉस का मतलब है कि आपका जो F1 इंडिविजुअल आया, F1 जो भी आया था, उस F1 इंडिविजुअल को आप किसी भी एक पेरेंट से, यानी आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स से आप जब क्रॉस करवा दोगे तो उससे जो भी निकलेगा दैट इज बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस 2 टाइप के आ रहे हैं, इधर टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। अब देखो, आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? एक तो डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है। तो डोमिनेंट से हम जब करवाएंगे तो उसका नाम अलग हो जाता है, और उसी वजह से जब हम रिसेसिव से करवाते हैं तो उस टाइम पे उसका नाम अलग हो जाता है। अब देखिए, डोमिनेंट पेरेंट से हम करवाएंगे, अब साथ साथ हम लिखते जाते हैं। देखिए, टेस्ट क्रॉस पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। सबसे पहला टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या है कि जो भी F1 इंडिविजुअल आया उसको रिसेसिव पेरेंट से जब आप क्रॉस करवाते हो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में क्या आ जाएगी चीज़ें सारी? हम क्या लिखेंगे कि F1 को जब हमने रिसेसिव से, रिमाइंड दिस थिंग, और बार बार याद कीजिए इस चीज़ को कि टेस्ट क्रॉस जो है वो एक्चुअली क्या है? F1 को जब आप रिसेसिव से क्रॉस करवा रहे हो उस टाइम पे हम बोलेंगे दिस इज टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर मैं आउट क्रॉस की बात करूँ तो इसका मतलब क्या होगा? F1 इंडिविजुअल को जब हमने डोमिनेंट पेरेंट से जब क्रॉस करवाया तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? आउट क्रॉस बोल देते हैं। तो इन दोनों में आई होप सो आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 को रिसेसिव से क्रॉस करवाना, एंड आउट क्रॉस का मतलब होता है F1 को डोमिनेंट से क्रॉस करवाना। अब हम करते हैं क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग के अंदर हम सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली वो आपको क्या करेंगे कि आपको फॉर एग्जांपल दे दिया कि मेरे पास क्या है? कैपिटल T है एंड स्मॉल t है। अब आपको इसे क्रॉस करवाना है रिसेसिव पेरेंट से, यानी कि स्मॉल t से हो गया। और मैं डोमिनेंट की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा? कैपिटल T स्मॉल t को अगर मैं क्रॉस करवाती हूँ किससे? डोमिनेंट पेरेंट से, यानी कि क्या हो जाएगा? कैपिटल T। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिनोटाइप है दैट इज टॉल। क्या फिनोटाइप है? फिनोटाइप याद ही होगा, फिजिकल अपीयरेंस जो भी चीज़ थी, मॉर्फोलॉजिकल बाहर से दिखने वाला, दैट इज फिनोटाइप।
तो फिनोटाइप के बारे में मैंने जैसे बोल दिया टॉल, लेकिन आप जीनोटाइप कभी भी अंदर मतलब बाहर से नहीं देख सकते। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जीनोटाइप क्या होता है, उसके बारे में हमने पूरी टर्मिनोलॉजी जो है अच्छे से पढ़ी थी। अब देखते हैं जीनोटाइप के बारे में हमने क्या बात की। तो जीनोटाइप के अंदर अब मैं पूछूंगी कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो हम टॉल वाला तो हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो टॉल की बात करें तो या तो वो कैपिटल टी भी हो, स्मॉल टी भी हो सकता है, या तो फिर कैपिटल टी भी हो सकता है। तो यही चीज़ इनका जो जीनोटाइप एक्चुअली टेस्ट क्रॉस हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमें क्या पता चल जाए, उसका जीनोटाइप पता चल जाए। मैंने फिनोटाइप दे दी आपको, लेकिन पूछा गया जीनोटाइप का है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो इस वजह से इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर, टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वापस से वही कैपिटल टी स्मॉल टी एंड यहाँ पर लिख दिया स्मॉल टी। अब आप इसे क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या होगा, हमेशा रेशियो सिमिलर आएगा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर क्या आता है, टॉल इज टू शॉर्ट। अगर मैं टॉल इज टू शॉर्ट की बात करूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, टॉल। तो टॉल इज टू शॉर्ट ये क्या हो गया, 2:2। यहाँ पर स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ जो है या फिर शॉर्ट भी बोल सकते हो, वो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। तो ये चीज़ें भी क्या हो गई, 2:2 हो गए। तो ये चीज़ की हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा ऊपर रह गया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि आउट क्रॉस के अंदर हम बात करें तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस करवाना है। आप ध्यान रखिएगा इनके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सिमिलर ही आएगा। सो यहाँ पर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखेंगे वापस से फिनोटिपिक रेशियो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वापस से अब देखो यहाँ पर टॉल इज टू शॉर्ट का क्या रेशियो बन रहा है, नहीं बन रहा है। दिस इज ओनली एंड ओनली टॉल। तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, टॉल हो जाएंगे। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो हमारे पास ये जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है, आपका टॉल मतलब फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। एंड इधर हम बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो जो है देखेंगे तो 1 ही आ रहा है ऑलमोस्ट। तो दिस इज इक्वल। तो ये चीज़ थी बैक क्रॉस। अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई यहाँ पे बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है, पूरा क्लियर हो गया आपको कि टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे तब बोलेंगे, और आउट क्रॉस कब बोलेंगे, जब वो डोमिनेंट से हम क्रॉस करवाते हैं तब। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया कि कोई भी F1 इंडिविजुअल हमें दिया गया कि हमें फिनोटाइप बता रखा है कि वो टॉल है, तो अब उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी होगा। उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट क्रॉस यूज़ करते हैं। ये उसका यूज़ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक लाइन बोलना चाहूँगी और आपको बताना है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। मैं यहाँ पर बताऊँगी कि दैट इज़ एवरी टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस। क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इस लाइन को कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस। क्या हर एक टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस है, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। आप खुद से सोचिए कि क्या ये लाइन सही हो सकती है कि हर एक टेस्ट क्रॉस जो है, यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, हर एक टेस्ट क्रॉस मतलब ये हो गया वो बैक क्रॉस होगा। सही बात है, क्योंकि हम उसी का तो टाइप पढ़ रहे हैं ना। तो हर एक टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन क्या हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकता है, नहीं हो सकता। इज नॉट, देखो, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों? क्योंकि आउट क्रॉस भी तो है हमारे पास। तो हर एक टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या हो सकता है, बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन
हर एक बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली मैं देख रहा है इसके 2 टाइप्स आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि हर एक बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। तो दिस इज द लाइन विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो इस चीज़ के बारे में आई होप सो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ थी हमारी पूरी की पूरी बैक क्रॉस के बारे में। अब ये सारी चीज़ें मेंडल ने भी यूज़ की थी कि मेंडल यूज्ड टेस्ट क्रॉस टू चेक जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था कि हमने पूरा का पूरा जो टेस्ट क्रॉस है वो किस लिए यूज़ किया है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स का पूरा फॉर्मूला शीट, और फॉर्मूला शीट भी हम साथ साथ बनाते जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको इस चीज़ से। तो चलिए टॉपिक का नेम डाल देते हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स फॉर्मूला शीट, है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट जो हम चीज़ लिखने वाले हैं, तो आप क्या करिए, टेबल बनाना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं हमारा क्रॉस, जो भी हम क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड जो भी होगा। फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ होगी, और फिर उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप, एंड देन नंबर ऑफ प्रोजेनी कि पूछ सकते हैं कि कितनी प्रोजेनीज आई इससे, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोजेनी, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड। कौन सा क्रॉस ले रहे हैं हम? सबसे पहला मोनोहाइब्रिड वाला। मोनोहाइब्रिड के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैलकुलेट करना है, सो फॉर दैट द फॉर्मूला इज 2 to the power n। क्या रहता है फॉर्मूला? 2 to the power n। आपको ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो 2 to the power n, अगर आप इसको लगा के भी देख लीजिए कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो 2 to the power क्या हो जाएगा? 1। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स? 2। हमें पता है कि टॉल इज टू शॉर्ट का जो है वो फिनोटाइप रहता है। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला? 3 is to power n। 3। अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो 3 to the power 1 हो जाएगा, यानी कि 3। हमें भी पता है कौन सा होता है, कैपिटल डी इज टू कैपिटल डी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और प्रोजेनीज की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n की पावर 2। सिंपल है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 1 की पावर 2, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमें भी पता है कि टोटल जो प्रोजेनीज है वो कितनी आती है? 4 आती है। हमने क्रॉस कर रखा है आगे, हमें पता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो डाईहाइब्रिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? 2 to the power n। अब 2 to the power क्या कर देंगे? 2, यानी टोटल कितने आएंगे फिनोटाइप्स हमारे पास? 4। हमें पता है, हमने क्रॉस कर रखा है। 3 to the power क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 to the power 2। तो टोटल कितना आ जाएगा? 9। तो हमें भी पता है कि जीनोटाइप्स टोटल कितने आ जाते हैं हमारे पास? 9 आते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। एंड देन अगर हम प्रोजेनीज की बात करें तो डेट इज 2 to the power n, n मतलब 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 16। तो आपको जो मेन फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज को याद रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने आपका लिए पूरा का पूरा फॉर्मूलाज जो है उसको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह आप ट्राई हाइब्रिड का भी निकाल सकते हो कि चलिए अब निकाल ही देते हैं। 2 to the power n, तो 2 की पावर आप क्या कर दोगे यहाँ पर? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 to the power यहाँ पर क्या हो जाएगा? n, यानी कि 3 to the power 3 कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर इधर? 27। तो यहाँ पर टोटल जीनोटाइप्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स टोटल निकल कर कितने आएंगे? 27 आएंगे। आई होप सो यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती जा रही होगी और आपके लिए जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ही आसानी होने वाली है। अब आगे बढ़े तो प्रोजेनीज ढूंढना है, तो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 2 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 64।
ठीक है, तो ये जेनेटिक्स की फर्स्ट नंबर ऑफ फॉर्मूला शीट है जो कि हमने कवर कर दी है। अब और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी, जैसे कि उससे पहले हम एक और फॉर्मूला शीट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी फॉर्मूला शीट नंबर 1। अब करते हैं हम फॉर्मूला शीट नंबर 2। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला शीट 2 में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम जो कवर करने वाले हैं इसमें दैट इज़ नंबर ऑफ गैमीट्स। कि नंबर ऑफ गैमीट्स भी आपको पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने निकल कर आएंगे। तो नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए जो फॉर्मूला रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी 2 की पावर n, जो कि हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला था। तो उस चीज़ के बारे में आप क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ गैमीट्स दैट इज़ 2 की पावर n। फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बसा लेना है आपको। यहाँ पर मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल करवाना चाहूँगी ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, फॉर्मूलाज याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए एन का मतलब क्या है। एन का मतलब है कि कितने हेट्रोजाइगस है। हेट्रो का हमने मतलब पढ़ा था, याद हो तो, कि हेट्रो का मतलब था अलग अलग। तो हेट्रो का मतलब क्या था, अलग अलग। तो हेट्रोजाइगस की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी। अब यहाँ पर आपको हेट्रोजाइगस ढूंढना है, यानी कि अलग अलग चीज़ों को ढूंढना है। तो हेट्रोजाइगस कौन है, एक ये है, दूसरा ये है, तो 2 हेट्रोजाइगस है। तो n क्या हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ गैमीट्स जो है यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स जो है वो कितने आएंगे, 4। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने कर ली बात किसकी, नंबर ऑफ गैमीट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फॉर्मूला शीट नंबर 2। फिर करते हैं हम फॉर्मूला शीट नंबर 3 के बारे में। फॉर्मूला शीट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ प्रोजेनी, थोड़ा बहुत आगे हमने पढ़ा उससे रिलेट कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ प्रोजेनी। आपको जैसे अगर ये कैसा है कि एक्चुअली ये जो मैं फॉर्मूला शीट नंबर 3 बता रही हूँ एक्चुअली मेंडेलियन के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर नहीं चलने वाली है, कि मेंडल की तरह यहाँ पे चीज़ें नहीं फॉलो हो रही होगी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला शीट नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है यहाँ पर आपको, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्रॉस दे रखा हो, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में सबसे पहला देखिए कि क्या दिया होगा आपको, एक तो नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ पेरेंट 1, फर्स्ट पेरेंट का जो है एक गैमीट दिए रखा है, उसको आपने क्रॉस करवाया किसके साथ, नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ पेरेंट 2, पेरेंट 2 के गैमीट्स के साथ। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे पास क्या दे रखा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, इनटू आपको क्रॉस करवाया गया है किससे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेंडेलियन क्रॉस नहीं है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि ये मेंडेलियन क्रॉस का नहीं है। वो वाला क्रॉस होता तो हम क्रॉस करके आंसर्स निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रॉस करके काम चलने वाला नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हो मेंडेलियन क्रॉस का मीनिंग क्या था कि यहाँ पर हमारी एक डोमिनेंट रहती थी और यहाँ पर पूरा का पूरा रिसेसिव रहता था, है ना। हमने पढ़ा था कि एक जो पेरेंट का होगा दैट इज डोमिनेंट एंड एक जो होगा वो हो जाएगा रिसेसिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मेंडेलियन क्रॉस नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है, आपको पहले अच्छे से देखना है कि आपको वो मेंडेलियन क्रॉस दे रखा है कि नहीं दे रखा, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जब मेंडेलियन क्रॉस नहीं होगा उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ पहले गैमीट्स ढूंढने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। क्या लगाएंगे, 2 की पावर n। लगाना फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आने वाला है कि हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लगाएंगे। और हमें पता है n का मतलब क्या था, हेट्रोजाइगस था। तो हेट्रोजाइगस मतलब 1, 2,
3। ये हेट्रोजाइगस नहीं है क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, दिख रहा है ना आपको, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस यानी कि n मतलब कितना है, इधर 1 है, और इधर हम देख सकते हैं n कितना है, 3 है। तो हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 इंटू ये क्या आ जाएगा 2, तो 8 2 जा 16। तो यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बने, तो वो बने 16। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, अगर आपको मेंडेलियन दे रखा हो तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए, और अगर आपको मेंडेलियन नहीं दे रखा तो आपको इस फॉर्मूला शीट को प्रेफर करना पड़ेगा। सिंपल ही है, 2 की पावर n ही लगाना है, बट दोनों को हेट्रोजाइगस देखना है और आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उन दोनों को आपको अलग अलग करना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी डन। अब आते हैं फॉर्मूले, अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जो कि मेंडल ने दिए थे। मेंडल ने टोटल 3 लॉज दिए थे, जिसमें से 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड थे और एक जो था वो डाईहाइब्रिड के क्रॉस के ऊपर बेस्ड था। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं कि मेंडल ने टोटल कितने लॉ दिए थे, 3 लॉज दिए थे। कितने दिए थे, 3 लॉज दिए थे उसने, और वो किसने दिए थे, मेंडल जी ने दिए थे। अब देखिए मेंडल ने, हम ऐसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला 2 जो थे वो किसके बेस्ड दिए थे, उसने मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड दिए थे, और एक जो है उसने वो किसके ऊपर बेस दिया था, उसने डाईहाइब्रिड के ऊपर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें से जो 2 मोनोहाइब्रिड में दिए थे उसके नाम क्या है, और एक डाईहाइब्रिड से दिया था उसका नाम क्या है, वो चीज़ समझते हैं। तो मोनोहाइब्रिड से जो उसने दिए थे उसमें फर्स्ट नाम आता है, मतलब फर्स्ट लॉ जो आता है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका एक्सेप्शन भी है। फिर आता है सेकंड दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, यानी उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और जो तीसरा लॉ जो आता है, या तो फिर यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट करके लिख लेती हूँ कि यहाँ पर जो लॉ आता है डाईहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड है, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है। अब यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि इस चीज़ का भी यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, इस चीज़ का भी यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। तो चलिए फटाफट से इन लॉज को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए हमने डोमिनेंट के बारे में पढ़ा था, रिसेसिव के बारे में पढ़ा था। डोमिनेंस का मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि भारी पड़ रही है दूसरी चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला था। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने सबसे पहली चीज़ क्या बोली कि डोमिनेंस कब चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मतलब मेरी कोई फ्रेंड है, अब वो वीक है और मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसा समझ लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखने जाए तो ये चीज़ मैं कब कंपेयर कर पा रही हूँ, जब 2 जने हैं। अगर एक ही हुआ, ठीक है, तो वो एक ही हुआ तो वो हम कैसे फिर उसको जज कर पाएंगे कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा वो पियर्ड अलील में ही हम क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। वो ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेंस कब हम चेक कर पाएंगे, जब पेयर अलील होंगे तब। तो क्या लिखेंगे हम कि पेयर्ड अलील में हम चेक कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर डोमिनेंट है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उस दौरान लगेगा। अब पेयर्ड अलील जो है वो डिसिमिलर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो सिमिलर हुए तो हम फिर कैसे पता लगा पाएंगे, है ना। तो डिसिमिलर हुए तब हमें पता चलेगा ना, एक्सप्रेशन एक दे रहा होगा और एक एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होगा, और उसी से हमें पता चल जाएगा जो एक्सप्रेशन दे रहा होगा वो सिर्फ कौन हो सकता है, ओनली डोमिनेंट अलील ही होगा जो भी एक्सप्रेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। दूसरा उसने ये चीज़ बताई थी कि कैरेक्टर्स जो भी है,
वो कौन कंट्रोल करता है? इज कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज जीन्स. यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स, नॉट जीन्स. ठीक है, जिसको मेंडल ने नाम दिया था फैक्टर्स, और आज के टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं. पर यहाँ पर हम देखने जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, नॉट यूनिवर्सल लॉ, इसे एक स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए. अब इसका जो एक्सेप्शन आता है ना, एक्सेप्शन क्या आता है? दैट इज को डोमिनेंस. क्या एक्सेप्शन आता है इधर? को डोमिनेंस, और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. को डोमिनेंस आता है एंड दूसरा आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम एक्सेप्शन में हम पढ़ने वाले हैं. अब जो नेक्स्ट लॉ आता है उसका नाम क्या है? सेकेंड लॉ जो है वो भी मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड है. दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. किसके ऊपर बेस्ड? देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने क्या बोला कि ये एक यूनिवर्सल लॉ भी है. अब आ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर. तो हमें पता है, हमने आगे भी डिस्कस किया कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो एक्चुअली क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. अब ऐसा हमने क्यों बोला? इसके पहले लॉ को समझते हैं और उसके बाद आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसको हमने यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला और ये विदाउट एक्सेप्शन कैसे एग्जिस्ट कर पा रहा है. तो हमने जैसा कि डिप्लॉयड और फिर हैप्लॉयड, इतनी बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था हमारे जेनेटिक्स को, और धीरे धीरे हम अच्छे से एडवांस लेवल तक हम इसे ले जा रहे हैं. तो चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसा कि हमने पढ़ा था, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, याद हो तो डिप्लॉयड किसे बोला था? दो सेट्स थे हमारे क्रोमोसोम्स के. तो जो 2n था, कैसे उसे हम रिप्रेजेंट करते थे? कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 2n से. अब 2n क्या होता है? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हमें पता है. अब इधर क्या हो रहा है? गैमीट का फॉर्मेशन. क्या हुआ? गैमीट का फॉर्मेशन. और उसके बाद क्या हुआ? मियोसिस हुआ. क्या हुआ? मियोसिस. अब उसके बाद हमें, अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है. किसका? क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है. वेल एनाफेज 2 जो है उसके अंदर किसका सेग्रीगेशन होता है? क्रोमैटिन का सेग्रीगेशन होता है. देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिन. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब जब गैमीट बनेगा तो हमें पता है गैमीट जो है वो कैसा बनेगा? एन बनेगा. गैमीट फॉर्मेशन डिप्लॉयड इंडिविजुअल था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि गैमीट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस होती है, जिसके अंदर एनाफेज 1 के अंदर सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, और एनाफेज 2 के अंदर सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमैटिन का, और उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो जो गैमीट बन रहा है वो हमें पता है क्या होता है? एन होता है. क्या होता है? एन होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है. तो जब गैमीट जो है वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड कैसे हुआ? जब वहां पर सेग्रीगेशन हुआ होगा तभी तो वो हैप्लॉइड बना होगा. तो वन गैमीट विल बी प्योर फॉर ओनली वन अलील. ये लाइन को आप अच्छे से याद रखिए कि एक गैमीट जो है वो प्योर रहेगा एक अलील के लिए ही, यानी कि वन गैमीट विल हैव वन कॉपी ऑफ जीन. एक गैमीट के पास एक कॉपी तो होगी ही होगी जीन्स की. तो ये चीज़ थी हमारी किसके बारे में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे ये चीज़ जो है वहाँ पर डिवीजन हो जाता है, और इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है और ये चीज़ होनी ही होनी है, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता कि भाई ये आधा बट गया या 1/2 बट गया. ऐसा नहीं होता, ये हाफ ऑफ ही डिवाइड होता है, और इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यूनिवर्सल लॉ एंड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं. अब आगे हमें कौन सा वाला लॉ पढ़ना है? लास्ट जो हमारा लॉ था जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड था, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कौन सा था ये? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर कोई
अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, ये चीज हमें पता है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड क्रॉस है ये, सॉरी बेस्ड लॉ है ये, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि जो डाई हाइब्रिड होता है, डाई हाइब्रिड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पा रही है। अगर जैसा वो मोनो हाइब्रिड में बिहेव करते हैं ना, वैसा ही ये डाई हाइब्रिड में बिहेव करते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आता जब मोनो हाइब्रिड का डाई हाइब्रिड हो रहा है, ठीक है। कि आप दो कैरेक्टर्स लेकर भी क्रॉस करोगे तो उसमें जैसा वो मोनो हाइब्रिड में बिहेव कर रहे थे वैसा ही वो डाई हाइब्रिड में भी बिहेव करते हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस, की उस वजह से कोई भी चेंज आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देयर इज नो इंटरफेरेंस, दे विल बिहेव लाइक एज इन मोनो हाइब्रिड, जैसा कि मैंने आपको बताया। They will behave like as in mono hybrid and I hope so आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे होंगे एंड साथ साथ आप उसे मेरे साथ नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, क्योंकि बायो जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लिख लिख कर आप करोगे साथ ही साथ टीचर के, देन यू विल बी मास्टर इन बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लिख लिख कर साथ में करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, समझ आएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा उसी टाइम पर। सो लर्न एट ऑलवेज फर्स्ट क्लिक, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती है फॉर जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला कि दिस इज एप्लीकेबल, देखो कंडीशन आ रही है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन जीन्स दैट ओनली फॉर लिख लेंगे यहाँ पर, ओनली फॉर जीन्स दैट इज ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे तब। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन्स होने ही चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, देखिए अगर आगे पढ़ने वाले हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज में क्या होता है कि जब सेम टू सेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब जो बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपके पास ही बैठता है ना, आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप साथ में ही बैठते हैं, तो आपका लिंकेज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। आपको कोई भी अलग नहीं कर पाता, ठीक है। आपको कोई भी, आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते जल्दी से, आप जल्दी से मतलब जो आपकी फ्रेंडशिप है आप उसमें से जल्दी से नहीं निकल पाते। दैट इज़ द थिंग कि वो साथ साथ ही आप चलते हो जहाँ पे भी जाते हो, दैट्स ऑल। तो जब लिंकेज, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिंकेज नाम दिया कि अगर सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन्स होंगे ना, सेम क्रोमोसोम पर जीन है तो सेम क्रोमोसोम पर होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। और यहाँ पर इसीलिए बोला गया कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर होंगे ना तो लिंकेज वहाँ पर बहुत ही कम होगा और उस वजह से वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ इसलिए मैंने बोली कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर जीन्स विच आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब देखिए कि आगे हम इधर लिख देते हैं कि इसका एक्सेप्शन जो है वो क्या जाता है, लिंकेज। और लिंकेज कब होगा, जब वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पूरे के पूरे तीनों के तीनों लॉस को अच्छे से ख़त्म कर लिया है और वो भी डिटेल में। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट गोल है दैट इज़ जो हमारी एक्सेप्शंस जो भी है उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले। लेकिन एक्सेप्शंस से पहले मैं आपको डोमिनेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूँगी और वो हमारे एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो चलिए एक कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा और इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी है। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा और बच्चे इस पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो लिख लेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमें क्या पढ़ना है। देखिए कि मेरे पास कोई समझो पहले से एक ओरिजिनल जीन था और वो क्या था, फंक्शनल था। क्या चीज़ थी वो, फंक्शनल था।
फंक्शनल था। जैसा कि हमने पता है वो स्टार्टिंग में हमने एक बॉक्स बना के पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एक प्लांट था जिसके अंदर मतलब जीन्स थे, और फिर उसके बाद उस वो जीन था एक, और उस जीन के अंदर हमने अगर क्या कहते हैं उसको एवोल्यूशन हुआ, पहले वो प्रोटीन जो बना रहा था वो टॉल का बना रहा था और वो एक्सप्रेशन दे रहा था, लेकिन जब उसका एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था वहाँ पर वो प्रोटीन्स बनाना बंद कर दिया, तो उसने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया और उसी की वजह से वो रिसेसिव हो गया। तो थोड़ा बहुत यही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में एक्चुअली क्या हो रहा है कि वही सेम चीज की ओरिजिनल जीन था, वाइल्ड टाइप उसका फॉर्म था, अब उसने एवोल्यूशन कर दिया। अब एवोल्यूशन में भी हमने क्या बोला कि इसके भी 3 टाइप्स आ गए। 3 टाइप्स या आप बोल सकते हैं कि 3 सिचुएशंस आ गई जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहली आती है म्यूटेटेड या तो फिर मॉडिफाइड अलील, म्यूटेटेड और मॉडिफाइड अलील। म्यूटेटेड और मॉडिफाइड अलील का यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि जैसे एक तो ये वाला समझ लो, ठीक है, फिर दूसरा कि म्यूटेटेड और मॉडिफाइड वही चीज लिखेंगे, और तीसरे में ये सारी हम चीजें लिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा मैं बता रही हूँ आपको कि इसके अंदर सिचुएशंस अलग अलग होंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ लिखते जा रही हूँ म्यूटेटेड और मॉडिफाइड। अब यहाँ पर मॉडिफाई भी ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली मैं बात जो ले रही हूँ दैट इज सेम फंक्शनल प्रोटीन या तो फिर लेस एफिशिएंट, कि वो एवोल्यूशन तो किया लेकिन वही फंक्शनल प्रोटीन वो बना रहा है। क्या कर रहा है, जो पहले वो प्रोटीन बना रहा था वैसे ही फंक्शन का वो अभी भी प्रोटीन बना रहा है। तो क्या उसके अंदर कोई चेंज आया, या तो फिर हम बोल सकते कि अगर उसने कोई नया भी प्रोटीन बनाया तो उसमें ज्यादा परसेंटेज जो है वो पहले वाले फंक्शन वाले की ही है, और यहाँ पर लेस रेशियो जो है यहाँ हम बोल सकते हैं कि लेस एफिशिएंट प्रोटीन बन रहा है उसका। तो ये चीज अगर हुई तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका फिनोटाइप तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने जो पहले वो काम कर रहा था वो ही प्रोटीन वो अभी भी बना रहा है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका फिनोटाइप जो है वो सेम ही रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये डोमिनेंट ही हुआ, सीधी सी बात हो गई कि ये एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट मीन्स इट्स डोमिनेंट। अब दूसरे केस की मैं बात करूं कि दूसरे केस में मैं 2 केसेस ले रही हूँ, दूसरे केस में भी 2 केसेस ले रही हूँ, जिसमें पहला मैं केस ले रही हूँ कि जिसके अंदर वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा। बोले भाई मैंने तो प्रोटीन बनाना छोड़ दिया, तो उस केस में तो ऑब्वियसली वो रिसेसिव होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और केस आता है कि उसने प्रोटीन तो बनाया बट दैट्स नॉन फंक्शनल, यानी कि जो भी प्रोटीन बनाया वो फंक्शन ही नहीं कर रहा। यहाँ पे केस क्या था कि प्रोटीन ही नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि वो पहले फंक्शनल बना रहा था, अब नॉन फंक्शनल, जो भी नया प्रोटीन बनाया पर वो फंक्शनल ही नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन भी ऑब्वियसली नहीं देने वाला। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन उसने बनाया, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, उसका फिनोटाइप जो है वो अफेक्ट होना ही है। फिनोटाइप इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, और जिस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, रिसेसिव अलील आ जाएंगे। इस चीज के बारे में हमने पढ़ा। अब थर्ड केस जो आता है दैट इज म्यूटेटेड और मॉडिफाइड। म्यूटेटेड और मॉडिफाइड अलील वही केस है, लेकिन यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि ये कैसा बना रहा है, ऑल्टर्ड प्रोटीन बना रहा है। ऑल्टर्ड का मतलब थोड़ा बहुत पहले जैसा, थोड़ा बहुत अभी जो बनाया उसने उसके जैसा, तो ऑल्टर्ड प्रोटीन बना है, जिस वजह से वो अफेक्ट होगा। ये चीज़ के बारे में आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन रहे आपको एक, उसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि एक फॉर्म ऑल्टर्ड प्रोटीन भी बनाता है। आपके एनसीईआरटी में तो ये 2 केसेस ही दिए गए हैं, ये 2 केसेस ही है, ये वाला केस नहीं है। तो फॉर्म ऑल्टर्ड प्रोटीन, ठीक है, तो ऑल्टर्ड प्रोटीन बनाता है तो वो केस होता है कोडोमिनेंस का, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अब आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर, ठीक है। अब हमें कौन सा पढ़ना है टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन में हम सबसे पहला जो हमारा कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था।
तो कि उसी के ही हम एक्सेप्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पर आता है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आप समझिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझने का काम कीजिए कि इनकम्प्लीट का मतलब है कि कोई भी जो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। दैट डोमिनेंट अलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कम्प्लीटली। कि जैसे कि समझ लो कि यहाँ पर मिक्सचर हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, जैसा कि मेंडल ने अपने लॉ के अंदर बोला था कि जो भी प्रोसेस हो रहा है या फिर उसने जो भी कैरेक्टर्स लिए थे उसने बोला था कि देर इज नो ब्लेंडिंग, बट यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का यहाँ पर एक्सेप्शन आया, जहाँ पर हमें ये चीज़ दिखी कि ब्लेंडिंग हो जा रही है। अब ब्लेंडिंग कैसे हो रही है कि मैं समझ रही हूँ कि मेरे पास एक रेड कलर का एक फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप पहले उसके जो एक्सपेरिमेंट था मतलब जो भी है इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि रेड जो है उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा है मेरे पास वाइट। अब देखिए नोटबुक पे वाइट कलर ही है तो वाइट से ही वाइट मैं नहीं बना सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ? ब्लैक। तो मेरे पास दूसरा ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये एक्चुअली क्या है? वाइट कलर का फ्लावर था। अब इसको मैंने किससे लिख लिया? स्मॉल आर से। अब जब मैंने इसका क्रॉस करवाया, ये वाइट है याद रखिएगा, तो जब मैंने इसका क्रॉस कराया तो रेड और वाइट मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पर पिंक कलर उसने बना दिया। तो इसने क्या बना दिया? यहाँ पर पिंक बना दिया। दैट इज यहाँ पर मिक्सचर आया और इसको इन्होंने क्या दिया? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर आ गया ना एक्सेप्शन डोमिनेंस का कि यहाँ पर तो ब्लेंडिंग हो गई भैया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअली जो डोमिनेंट अलील था ना वो एक्सप्रेस तो उसने किया लेकिन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखेंगे कि डोमिनेंट अलील, जो भी डोमिनेंट अलील है, इज अनेबल टू एक्सप्रेस। अनेबल मतलब पूरा का पूरा तरीके से उसने ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा तरीके से उसने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, नहीं, इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कंप्लीटली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आधा अधूरा कर पा रहा है, और जिस वजह से यहाँ पर इसका भी थोड़ा बहुत कलर ब्लेंड हो जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पिंक। अब इस महान फ्लावर का नाम क्या है जिसने मेंडल के लॉस का भी एक्सेप्शन दे दिया? और इसका नाम है स्नैपड्रैगन। क्या नाम है इसका? स्नैपड्रैगन। अब फटाफट से इसका नाम लिख लीजिए, याद रखना है। पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें से कौन से के अंदर आ सकता है, तो स्नैपड्रैगन आ जाएगा। स्नैपड्रैगन को और क्या बोला जाता है? डॉग फ्लावर भी बोला जाता है। डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, या तो फिर आप इसे बोल सकते हो एंटरहाइनम मैजिस। एंटर मैजिस। अब चलिए इसका हम क्रॉसिंग देख लेते हैं एक बार कि इसका क्रॉस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, अब हमें डायरेक्टली वो सारी चीज़ें लिख लेनी हैं। तो हमने देखिए किस किस का क्रॉस करवाना है वो देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर भी वही वाली चीज़ का स्टेप्स लेना है जो कि हमने आगे लिया था। कौन से स्टेप्स लिए थे आपको याद हो तो? सबसे पहला हमने क्या क्या स्टेप लिया था? पेरेंट्स का सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमने पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया है ना, जिसमें था एक तो कैपिटल आर और एक था स्मॉल आर, जिससे कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अब उस कैपिटल आर स्मॉल आर का हमें यहाँ पर क्या करवाना है? सेल्फिंग करवाना है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर को हम यहाँ पर क्या करवा देते हैं? सेल्फिंग करवा देते हैं। तो दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब इसका करवा दीजिए सेल्फिंग। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे तो क्या आया? कैपिटल आर देन इज टू कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। तो ये क्या आया? 1:2:1। ये क्या आया हमारा? जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? ये सारे के सारे क्या है हमारे? रेड आ जाएंगे। और ये क्या आ जाएगा हमारा? बताइए।
रेड, एंड जो स्मॉलर था हमारा क्या था, वो वाइट था। तो इससे हम क्या लिख लेंगे, रेड इज टू वाइट। तो रेड इज टू पिंक इज टू वाइट होना चाहिए, हाँ, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट। अब रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, देखिए रेड कितना है हमारे पास, 1 2 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा फिनोटिपिक रेशियो जो है वो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आया। और यही चीज हमने कहाँ पर देखी थी, टेस्ट क्रॉस के अंदर भी देखी थी। तो आप अभी जो भी कोडोमिनेंस देखोगे ना, तो उसके अंदर भी फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आता है। तो यहाँ पर आपको रेशियोज भी याद रखने हैं, जैसा कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या था, फिर यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, वो रेशियो याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह रेशियो सेम है, नहीं, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो का उस क्रॉस के अंदर उसका रेशियो जो है वो सेम आता है। तो ये चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यही चीज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्नैपड्रैगन में हो रही होगी, है ना, और भी इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। और उस एग्जाम्पल्स को अब आप लिख लीजिए, जिसमें से आ जाएगा एक फ्लावर कलर इन मिराबिलिस। नाम याद रखते जाइए, है ना, मिराबिलिस जल्पा, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और इसका एग्जाम्पल आता है, डेट इज कोट कलर इन 1 horned कैटल। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें पूछ सकते हैं इसमें से किसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। और एक आता है स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम। तो एक तो ये वाला दे रखा है, हम जो हमने स्नैपड्रैगन वाला पढ़ा वो, और दूसरा हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम, ठीक है। अब ये वाला केस हमें पढ़ना है, स्टार्च सिंथेसिस वाला, ठीक है, ये चीज हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। अब पढ़ते हैं स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम के बारे में। तो हेडिंग डाल देंगे, स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम, ठीक है। स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम, सबसे पहले यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान क्या रखना है कि जो भी जीन है यहाँ पर पी प्लांट के अंदर, उसका नाम क्या है वो याद रख लीजिए कि दैट जीन इन पी प्लांट इज बी जीन। क्या नाम है इसका, बी जीन। अब ये बी जीन जो है ये एक जीन है, ठीक है। अब ये एक जीन जो है वो 2 कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और वो 2 कैरेक्टर्स कौन से है, सबसे पहला आता है दैट इज स्टार्च का ग्रेन साइज, क्या है, ग्रेन का साइज, तो ये, और दूसरा है उसका सीड शेप, दूसरा आ जाता है इसका सीड शेप। तो ये शेप जो है वो उसका दूसरा कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक जीन जो है वो 2 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। उस टाइम पे हम उस चीज को क्या नाम देते हैं, प्लियोट्रॉफी। क्या नाम देते हैं इसको, प्लियोट्रॉफी नाम देते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्च सिंथेसिस इन पाइजम है वो किसका एग्जाम्पल आ जाता है, और प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल आता है। तो स्टार्च ग्रेन साइज हो गया और दूसरा सीड शेप। अब स्टार्च ग्रेन साइज जो है वो एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेगा, और जो हमारे पास सीड शेप जो है वो किसको फॉलो करता है, फॉलोज मेंडेलियन डोमिनेंस। तो आपको इनका ये डिफरेंस जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये था एक तो स्टार्च ग्रेन साइज के बारे में, और दूसरा था सीड शेप के बारे में जो कि हमने पढ़ा। अब देखिए इसको मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमने जैसा स्टेप्स में पढ़ा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरेंट सिलेक्शन करना है, जिसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। तो कैपिटल बी सबसे पहला यहाँ पे मैं मान रही हूँ। इसको हम अलग अलग कलर्स में लेकर चलते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है इसका, मैं मान रही हूँ कि दिस इज लार्ज ग्रेन साइज एंड दिस इज स्मॉल, इसके अंदर है स्मॉल ग्रेन साइज, ठीक है। और ये मैं मान रही हूँ कि ये क्या है, व्रिंकल शेप्ड है, और ये क्या है, राउंड शेप। इसके अंदर हम बना भी देते हैं कि इसके अंदर क्या है, लार्ज ग्रेन साइज है, और इसके अंदर हम बना देते हैं स्मॉल ग्रेन साइज।
तो जो हमारे पास एक है व्रिंकल्ड और एक है राउंड। तो राउंड के अंदर क्या आया है हमारे पास, लार्ज ग्रेन साइज, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आया है, स्मॉल ग्रेन साइज। तो ये क्या है हमारे पास, राउंड जिसके अंदर लार्ज ग्रेन साइज है, और ये क्या है, व्रिंकल्ड, और जिसके अंदर क्या है, स्मॉल ग्रेन साइज है। अब हमने देखा था कि राउंड शीट शेप जो होता है और व्रिंकल्ड होता है तो उसमें डोमिनेंट वाला लॉ चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर शीट शेप के अंदर मेंडेलियन का डोमिनेंस चलता है। लेकिन जब इसके अंदर साइज की बात करें, जो कि है लार्ज ग्रेन साइज एंड स्मॉल ग्रेन साइज, तो उस चीज के अंदर यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाता है। अब देखते हैं क्या हो जाता है ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम देख सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, मेजरली चीजें क्या थी कि ब्लेंडिंग हो रही थी। तो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, तो इसको मैं अगर मिक्सचर बनाऊं तो दैट विल बिकम्स कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट साइज आ जाती है। ना ही ग्रेन साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ना ही ग्रेन साइज बहुत ही छोटी होती है। तो दिस इज इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। तो यहाँ पर ग्रेन साइज जो है वो एक्चुअली क्या रहती है, इंटरमीडिएट रहती है। तो लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट तो कौन होने वाला है, राउंड शेप ही डोमिनेंट होने वाला है। तो डोमिनेंट होगा लेकिन इसमें इंटरमीडिएट ग्रेन साइज आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद करते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, सेल्फिंग कर देंगे F1 जनरेशन की। तो सेल्फिंग में कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पर भी वही रेशियो बनने वाला है, कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी। तो याद आएगा 1 to 1। एंड यहाँ पर जो दूसरा हमारी जो चीज़ है दैट इज लार्ज इज टू इंटरमीडिएट इज टू स्मॉल। तो इसके अंदर भी क्या होने वाला है, 1:2:1। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हमारा लार्ज, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज स्मॉल साइज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चीज़ हमारी क्या थी, जीनोटिपिक रेशियो, और ये चीज़ क्या थी हमारी, फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या आ रही है, फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल आ रही है। तो ये भी चीज़ वापस से आपको याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल रहती है। यहाँ पर आपको एक टर्म को समझना है दैट इज प्लियोट्रॉपी, जो कि मैंने आपको आगे भी समझा रखा है, बट स्टिल वापस से समझ लीजिए कि एक जीन जो है अगर वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है या फिर मोर देन 1 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर वो कंट्रोल करता है, मोर देन 1 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्लियोट्रॉपी बोल देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है प्लियोट्रॉपी के। तो एक तो हमने देखा बी जीन इन पाइजम सटाइवम, ये चीज़ तो हमने देख ली, बी जीन इन पाइजम। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल आता है इसका HBS जीन इन सिकल सेल अनीमिया। ये जो डिसऑर्डर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लियोट्रॉपी वो कैसे शो कर रहा है। दूसरा आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है दैट इज वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। तो ये प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स है। तो वाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, तो ये चीज़ हो गई हमारी डन। यहाँ पर हमारा डन हो जाता है पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब आगे हमें क्या करना है, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को डोमिनेंट हो रही है। को का मतलब क्या हो गया कि हाफली डोमिनेंट हो रही है, जिसमें पूरा का पूरा उसका एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसका जो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इक्वल डोमिनेंस ऑफ बोथ अलील, कि दोनों ही अलील जो है वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या था कि जो डोमिनेंट अलील है वो अनेबल था पूरा का पूरा एक्सप्रेस करने में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखेंगे कि को डोमिनेंस में क्या है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंट अलील। सबसे पहला तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिनेंट अलील होंगे। आप देख रहे हो दोनों ही डोमिनेंट अलील हो जाएंगे यहाँ पर, कोई भी डोमिनेंट, इसी वजह से ये भी यहाँ पर एक्सेप्शन बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है इक्वल डोमिनेंस ऑफ अलील, कि दोनों अलील्स जो है वो इक्वली डोमिनेंट कर रही है। इसका मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है कोट कलर
इन कैटल, कोट कलर इन कैटल। तो कोट कलर इन कैटल की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्या है, रेड कलर का पहला एक पेरेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, रेड कलर का पेरेंट। ठीक है, दिस इज ऑफ रेड कलर, तो इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। और दूसरा हमारे पास जो है दैट इज ऑफ वाइट कलर। ठीक है, दिस इज ऑफ वाइट कलर। तो दिस इज वाइट कलर और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो जब इसका यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना, अब यहाँ पर ये क्या बना, रोन। ये जो कलर बनता है यहाँ पर मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर दोनों ही अलील जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर जो ये एनिमल मैं बता रही हूँ वो कैसा बनेगा, मतलब ये जो कैटल है वो किस टाइप की दिखेगी, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो रेड कलर का है वो तो डोमिनेंट ही था, तो ये तो होने ही वाला है, लेकिन साथ में जो दूसरा है जो हमारा वाइट कलर का था वो भी डोमिनेंट कर जाता है, और उसके डोमिनेंट करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे पैचेस के फॉर्म में बोल सकते हैं ये आ जाते हैं। तो इस तरह से ये कौन सा कलर हो गया, इसका रोन कलर हो गया। कौन सा, रोन कोट कलर। तो इस वजह से इस चीज को क्या बोला गया है, कोडोमिनेंस, कि यहाँ पर दोनों ही डोमिनेंट बन जा रहे हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज आ जाती है कोडोमिनेंस के बारे में। अब इसका क्रॉस करेंगे, क्रॉस में क्या करना है, वही अब यहाँ पर हमें क्या करवा देनी है, सेल्फिंग करवा देनी है। तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू इज टू कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू बन जा रहा है। तो ये क्या आ रहा है आपका, रेड इज टू रोन इज टू वाइट। तो यहाँ पर आप वापस से ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो और दिस इज व्हाट फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये क्या आ गया 1:2:1 और ये भी 1:2:1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल आ रहा है। सो याद रखेंगे टेस्ट क्रॉस में फिर ये जो हमारा आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इसमें क्या होता है टोटली फिनोटिपिक रेशियो जो है वो जीनोटिपिक रेशियो के इक्वल ही आता है। अब इसके और एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे कि हमारे कोडोमिनेंस के और एग्जाम्पल्स क्या है, जैसा कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखा था। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है दैट इज सिकल सेल अनीमिया का एग्जाम्पल आता है। सिकल सेल अनीमिया, फिर जो इसका सिकल सेल अनीमिया है और बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं सिकल सेल अनीमिया वाले को। तो सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्या है, एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, कोडोमिनेंस तो शो करता ही है। इसकी पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस करवा देती हूँ, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है वगैरह वगैरह, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी और आप खुद से थ्योरी सोच पाएंगे कि इसमें क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो सिकल सेल अनीमिया के अंदर एक्चुअली क्या, ये हमारे आरबीसीज के ऊपर बेस्ड है कि अगर मेरे पास ये चीज़ है कि मेरे पास ये है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, बायकॉन्केव। थोड़ा सा सही नहीं बना बट इट्स ओके। सो दिस इज व्हाट, बायकॉन्केव। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कौन सा शेप आता है हमारा, सिकल शेप्ड आता है। कौन सा आता है, सिकल शेप्ड। इसीलिए इस डिसऑर्डर को नाम दिया गया है क्योंकि आरबीसीज जो है वो सिकल शेप के हो जाते हैं, जिस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास अगर HbA है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है वो, तो इसको मैं क्या लिखती हूँ, HbA
HbA। सिकल शेप में मैं क्या लिख लेती हूँ कि ये सिकल शेप्ड अनीमिया का है, तो HbS लिख लेते हैं। लेकिन मैं अगर बोल रही हूँ कि एक म्यूटेटेड है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ये बायकनकेव और साथ साथ में सिकल शेप्ड वाला दोनों ही साथ में आ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, कोडोमिनेंस हो गई। यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर ये बायकनकेव भी आ गया और दूसरा सिकल शेप्ड भी आ गया, जिस वजह से ये चीज़ पूरी क्या बन गई हमारी कोडोमिनेंस को शो कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहो तो हम इसका क्रॉस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेरेंट्स का सिलेक्शन करना रहता है। तो पेरेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर HbA HbS, यानी कि पेरेंट जो है यहाँ पर क्या है, कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है कि एक समझ लो नॉर्मल है और एक जो है वो उसमें सिकल शेप, दैट मीन्स ये क्या है, कैरियर है। और दूसरा जो है दैट इज HbA HbS, इसको भी वही ले लेते, सेल्फिंग करवानी है हमें। तो ये हो गया हमारा पुनेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा HbA HbS HbA HbS। अब इसका हम क्रॉस कर लेते हैं फटाफट, HbA 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 HbS एंड देन HbA HbS एंड HbS HbS। ठीक है, अब वापस से यही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर भी, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक। पहले जीनोटिपिक रेशियो लिख लेते हैं, तो दैट इज HbA इज टू HbA HbS एंड HbS HbS। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, एक तो क्या आ गया हमारा जो भी नॉर्मल था वो, दूसरा क्या आ गया जो हमारा ये क्या बना, आप खुद सोचिए ये क्या बना हुआ होगा, कॉनकेव या फिर करियर। क्या है ये, करियर बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, करियर। और ये जो है HbS ये क्या हो जाएगा हमारा, अफेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख लेंगे तो आपके पास रेशियो जो है 1:2:1 1:2:1, दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशियो इस जीनोटिपिक रेशियो इसके इक्वल आता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना है और ये चीज़ को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि HbA HbS क्या है, हमारा यहाँ पर कैरियर है, दिस इज नॉट बायकनकेव। और जब कैरियर होगा तो मीन्स क्या होगा, HbA HbS होगा, और उस वजह से उसका मीनिंग क्या हो गया होगा, HbA HbS का मीनिंग क्या हो गया कि उसके पास बायकनकेव शेप्ड RBC भी होगा और सिकल शेप भी होगा। तो ये चीज़ थी पूरी सिकल सेल अनीमिया के बारे में। अब आप खुद से इसकी थ्योरी सोच सकते हो कि थ्योरी क्या होगी। सबसे पहली चीज़, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको हम क्या लिखेंगे, HbA HbS। ये सिकल शेप अनीमिया हमारा क्या है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है। अगर हम क्या यहाँ पर ये प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है, हाँ, क्योंकि जो हमारा जो भी जीन है, जो भी आरबीसी के अंदर कंट्रोल करता है, उस जीन का नाम हमारा क्या होगा, खुद से सोचिए क्या हो सकता है उस जीन का नाम। तो उस जीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन HB ही है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक्चुअली कंट्रोल यहाँ पर दो शेप्स को यहाँ पर वो फिर कंट्रोल कर पा रहा है जब उसके पास HbA HbS आ रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, प्लियोट्रॉपी भी शो कर रहा है कि दो कैरेक्टर्स को वो एक साथ शो कर पा रहा है। सो दिस वी कैन ऑल्सो से इट एज प्लियोट्रॉपी। और क्या हम इसे बोल सकते हैं कि इसकी वजह से लेथैलिटी यानी कि डेथ आ जाती है अगर सिकल शिफ्ट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। ये सारे डिसऑर्डर्स में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात की क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है, दिस इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करवाने वाली हूँ। ब्लड ग्रुप की कहानी जो है वो एक्चुअली कैसे स्टार्ट होगी। अब ब्लड ग्रुप जो है उसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है वो चीज़ के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करता है उस जीन का नाम क्या है, आई जीन। कौन सा है, आई जीन। तो ब्लड ग्रुप की कहानी सुनने से पहले हमें आई जीन की कहानी भी पता होनी चाहिए, तभी तो हमें ब्लड ग्रुप की कहानी पता चलेगी और समझ आएगी। तो ब्लड ग्रुप की कहानी से पहले हम क्या पढ़ेंगे,
आई जीन की कहानी। ठीक है, तो आई जीन एक्चुअली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ आपको, बाकी हमारी एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है। आई जीन जो है वो एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकेटेड है। कहाँ पर है? 9 पर है। और अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आई जीन जो है हमारे पास, उसके 2-3 टाइप्स आएंगे, जैसे कि IA, IB एंड IO। ठीक है, ये इसके 3 हैं, IA, IB एंड IO। या तो फिर आप इसे स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो IA जो है हमारा, उसके और ये IB, ये दोनों क्या है यहाँ पर? डोमिनेंट है। क्या है इधर? ये चीज़ डोमिनेंट है। वाइल हम IOI की बात करें तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? ये दोनों यहाँ पर क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, अब हमने इसकी बात कर ली कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। अब मैं ऐसे लिखूं कि IA IO, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा देगा? ए ब्लड ग्रुप देगा। IB IO की बात मैं करूं तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप देगा? बी ब्लड ग्रुप देगा। और अगर मैं बात करूं IO IO की तो ओ ब्लड ग्रुप देगा, हमें पता है डोमिनेंट और उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास IA है और IB है, तो इस पे आंसर क्या आ जाएगा? तो दिस विल बी गोइंग टू बी AB ब्लड ग्रुप। क्या आ जाएगा? AB ब्लड ग्रुप। और कभी कभार ABO ब्लड ग्रुप भी आ जाता है। क्या आ जाता है? ABO ब्लड ग्रुप। अगर मैं बात करूं कि इसमें से कौन सी चीज कोडोमिनेंस है, कौन सा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, उससे पहले मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाहूंगी, मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल से तो पता ही है आपको, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, और एलिलिज्म मतलब कि एलील्स, तो बहुत सारे अलील्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही जीन के बहुत सारे अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि ABO है ना, ऐसे सारे अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये एग्जाम्पल किसका हो जाता है एक्चुअली, आई जीन जो है वो, और किसका एग्जाम्पल बन जाता है? मल्टीपल एलिलिज्म का, क्योंकि ये एक जीन होकर बहुत सारे अलील्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इसमें से AB कोडोमिनेंट होगा या फिर ABO कोडोमिनेंट होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कोडोमिनेंस जो है वो हमेशा कौन शो करेगा? AB शो करता है। कोडोमिनेंस जो है वो कौन शो करेगा? जो हमारा AB ब्लड ग्रुप है। लेकिन ABO जो है वो क्या शो करेगा? मल्टीपल एलिलिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा? मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, ये क्या शो करेगा? मल्टीपल एलिलिज्म को शो करेगा। अगर मैं इसके आगे की बात करूं कि अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो भी ब्लड ग्रुप्स वगैरह की कहानी है वो सारी चीज़ें पॉपुलेशन लेवल के ऊपर पढ़ी जाती है, कि एक के हेल्प से हम नहीं पढ़ सकते। ये पूरा का पूरा किसके हेल्प से पढ़ा जाता है? पॉपुलेशन लेवल पर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। तो अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी, कि ये सारे A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है। तो हम लिख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी क्या है अब वो समझते हैं। ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है, वो सारी चीज़ें कैसे आ रही है। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर RBCs बना रही हूँ। मेरे पास ये क्या है? RBCs है। ये A का हम मान लेते हैं, ये B का है, ये AB का है, एंड जो हम लास्ट वन बना रहे हैं दैट इज ऑफ O ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ हमने बना ली। अब इसमें कैसा हो रहा है कि इसके ऊपर इसके पास ना एक एंजाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझ रही हूँ A ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके पास कौन सा एंजाइम है? इसके पास एंजाइम होता है एन एसिटाइल ग्लूको गैलेक्टोजामील ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामील ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम इसके पास होता है। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर ये जो RBCs है इसके ऊपर क्या होती है? शुगर्स होती है। क्या होती है? शुगर्स होती है। अब ये शुगर्स कौन सी है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो इसके ऊपर शुगर्स है, पर इससे पहले मैं मान लेती हूँ कि ये चीज़ सबके अंदर है, दैट इज़ ये वाला मैं जो पॉइंट बना रही हूँ,
ये वाली चीज़ है, इसके ऊपर समझ लो ये टाइप ऑफ टेंटिकल्स समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इसके पास जो शुगर है ये ए शुगर है, इसके पास बी ब्लड ग्रुप जो होगा उसके पास डिफरेंट शुगर होगी, तो उसके पास क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप के पास अलग शुगर होगी बी की। और जो लास्ट जो है ए बी, तो उसके पास क्या होगा, दोनों ही शुगर्स होगी, ए वाली भी होगी एंड देन बी वाली भी होगी। ये ए वाली भी है एंड बी वाली भी है, इसके पास दिस इज बी वाली भी है इसके पास, देन इसके पास ए वाली भी है एंड दिस हैव बी वाली भी एंड बी वाली भी। तो ये चीज़ क्या हो गई यहाँ पर, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये बी ब्लड ग्रुप का हो गया, ये ए बी हो गया, और जिसके पास कोई भी शुगर नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे, ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अब इसके पास भी बी वाले के पास क्या है, एंजाइम जो है गैलेक्टोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, गैलेक्टोजील ट्रांसफरेज एंजाइम है इसके पास। और यहाँ पर ए बी के पास क्या होता है कि इसके पास दोनों ही एंजाइम है, जिस वजह से इसके पास दोनों ही शुगर होती है एच एंटीजन पर। ये जो मैंने आपका टेंटिकल्स नाम दिए, एक्चुअली इनका नाम क्या है, एच एंटीजन। क्या नाम है इनका, एच एंटीजन। अब इस एच एंटीजन पर क्या चीज़ है, मतलब कौन सी शुगर लगी हुई है, उसके ऊपर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके पास जो है कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इट हैज़ नो एंजाइम। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली एंड ओनली एच एंटीजन ही होता है। इस वजह से ये जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके पास कोई शुगर ही नहीं है, तो ये रिजेक्ट ही नहीं होगा किसी भी वजह से। तो वो चीज़ आपको याद रखें। तो ये क्या हो जाएगा, ओ जो है हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। फिर और यहाँ पर क्या है, ए बी वाले के पास विच हैज़ बोथ एंजाइम विच अटैच बोथ शुगर टू एच एंटीजन ड्यू टू विच हैज़ बोथ एंटीजन ए एंड बी। और इस वजह ये क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है हमारा क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या तो बोलेंगे एक्सेप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों ही है, तो ये बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होने वाला। अब इसके पास क्या है, ये चीज़ ए एंटीजन है, इसके पास बी एंटीजन है, और इसके पास जो है वो क्या है, ए बी एंटीजन दोनों है, ठीक है। इसके पास क्या है, ए बी एंटीजन दोनों है। समझ आ गया आपको। तो ये चीज़ हुई सारी की सारी चीज़ों के बारे में। और बाकी जो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वगैरह कैसे आ रहा है, वो सारे आई जीन के रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ हमारा पूरा था ब्लड ग्रुप के पीछे की कहानी। बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप सो समझ आया होगा। सबके ऊपर क्या होता है, एच एंटीजन, और उसके ऊपर जो शुगर्स होती है, और उस शुगर्स के अकॉर्डिंग उसका जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारे गोल्स भी आज कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले सबसे पहला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे, जैसा कि आज हमने प्लियोट्रॉपी वाला किया था। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डिसऑर्डर स्पेस सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो पूरा टॉपिक है एनिमल्स वगैरह के साथ वाला, वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है, और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रैक्टिस PYQs प्रैक्टिस कहीं और नहीं मिलेगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, एंड फटाफट से एक कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन